Hello students, my name is Devojit Shah and welcome to my YouTube channel Laws of Physics। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक डाइपोल का केस। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से अगर कोई पॉइंट उसके एक्सिस के ऊपर लाई करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा। अगर कोई पॉइंट उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर लाई करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या होगा। और डाइपोल की वजह से हम लोग कोई एक जनरल पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालेंगे जो कॉम्पिटिटिव सेक्शन के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। फिर हम लोग उस जनरलाइज पॉइंट को फिर से दो स्पेशल केस में डिस्कस करेंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज का जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो आखिर इलेक्ट्रिक डाइपोल है क्या? टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस constitute an electric dipole। दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज है माइनस क्यू और प्लस क्यू, दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो बहुत ही स्मॉल है, 2L। इसी कॉम्बिनेशन को हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। और एक क्वांटिटी है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये क्या है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका फॉर्मूला क्या है? P वेक्टर इक्वल टू Q इनटू 2L वेक्टर। 2L क्या है? इन दोनों के बीच में सेपरेशन है और वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नीट्यूड तो क्या है? मैग्नीट्यूड सिंपल Q इनटू 2L। इन दोनों चार्ज में से कोई का एक मैग्नीट्यूड लेना, सिंपल मैग्नीट्यूड, प्लस माइनस क्यू नहीं होगा, सिंपल मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन क्या होगा? माइनस क्यू टू प्लस क्यू। जो हम लोग 2L मेजर कर रहे हैं वो 2L मेजर कर रहे हैं माइनस क्यू टू प्लस क्यू, इसलिए जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा वो होगा माइनस क्यू टू प्लस क्यू, जो मैंने इस एरो से शो किया है। और यूनिट क्या होगा डाइपोल मोमेंट का? Q इंटू 2L मतलब कूलम इंटू मीटर। ठीक है, तो ये हुआ इलेक्ट्रिक डाइपोल और ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल के वजह से उसके एक्सिस के ऊपर और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन चेक करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग डाइपोल की वजह से उसके एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या होता है वो चेक करेंगे। तो ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है माइनस क्यू और प्लस क्यू। सेपरेशन है इन दोनों के बीच में 2L। O इज देयर मिड पॉइंट, मतलब दिस इज L, दिस इज L। और P जो पॉइंट है वो डाइपोल के एक्सिस के ऊपर ही है और P जो डिस्टेंस पर है वो मिड पॉइंट है, वो है R डिस्टेंस पर। डाइपोल के मिड पॉइंट O से P पॉइंट का डिस्टेंस है R। तो हमें इस डाइपोल की वजह से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना है। तो सिंपल एक चार्ज पकड़ो और उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, फिर दूसरे चार्ज को पकड़ो और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन निकालो। अगर सेम डायरेक्शन में होता है तो ऐड करो, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है तो सब्ट्रैक्ट करो। यही कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का। तो मैं जस्ट इस पॉइंट चार्ज को नंबर 1 कह रहा हूं और इस पॉइंट चार्ज को नंबर 2 कह रहा हूं। तो देखो माइनस क्यू चार्ज से मैं पहले माइनस क्यू चार्ज की वजह से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन होगा वो मैं लिखूंगा। तो ये हुआ माइनस चार्ज, माइनस क्यू चार्ज। तो माइनस क्यू चार्ज की वजह से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? पहले देखो, अगर चार्ज नेगेटिव होता है तो उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होता है टुवर्ड्स उसकी तरफ। तो ये होगा E1 जो होगा माइनस क्यू चार्ज की वजह से। अब E1 का एक्सप्रेशन क्या होगा? E1 का एक्सप्रेशन होगा सिंपल K मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। ये डिस्टेंस पूरा कितना है ध्यान से देखो, ये है R और ये है L, क्योंकि O है मिड पॉइंट, दिस इज R, दिस इज L। तो ये पूरा हो गया R प्लस L, तो नीचे डिस्टेंस का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा E1 बना इस डायरेक्शन में। फिर मैं E2 निकालूंगा, मतलब Q चार्ज की वजह से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? तो ये प्लस है, इसीलिए पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दूर की तरफ, सिंपल। माइनस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा टुवर्ड्स चार्ज की तरफ और प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस चार्ज से दूर की तरफ। तो E2 का मैग्नीट्यूड क्या होगा? E2 का मैग्नीट्यूड होगा K Q, जस्ट मैं मैग्नीट्यूड लिख रहा हूं। इस केस में मैं माइनस क्यू का जस्ट मैग्नीट्यूड लिखा, साइन नहीं लिखना, सिर्फ मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन मैंने जो माइनस साइन है वो मैं डायरेक्शन में ऑलरेडी अकाउंट कर लिया है। ठीक है, तो माइनस क्यू चार्ज की वजह से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का ये होगा डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड क्या होगा? दिस इज R, दिस इज L और माइनस क्यू चार्ज से P पॉइंट का डिस्टेंस दिस इज R माइनस L, सो डिस्टेंस का स्क्वायर। ध्यान से देखो, P पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है इन दोनों चार्ज की वजह से वो ऑपोजिट है, इक्वल नहीं है। अगर इक्वल होता तो दोनों कैंसिल हो जाता। अब E1 और E2 में से कौन सा ज्यादा बड़ा है? ध्यान से देखो, जिसका डिनोमिनेटर छोटा है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है। तो इस केस में देखो ये डिनोमिनेटर छोटा है क्योंकि ये है R माइनस L या ये है R प्लस L,
तो सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P, ये डिनोमिनेटर छोटा है मतलब E2 E1 से ज्यादा है, A at P E नेट इक्वल टू E2 माइनस ऑफ E1। तो E2 माइनस E1 मैं करता हूँ, तो मैं सिंपल, अच्छा या इस टर्म को मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। तो E2 E नेट कितना आ रहा है, E नेट इक्वल टू E2 माइनस ऑफ E1, E2 का एक्सप्रेशन कितना, k क्यू डिवाइडेड बाई r माइनस l का होल स्क्वायर माइनस k क्यू डिवाइडेड बाई r प्लस l का होल स्क्वायर। अब k क्यू कॉमन लो और ये एलसीएम करो, 1 डिवाइडेड बाई r माइनस l का होल स्क्वायर r प्लस l का होल स्क्वायर, ये आया k क्यू, ये एलसीएम करने से आएगा r प्लस l का होल स्क्वायर माइनस ऑफ r माइनस l होल स्क्वायर, ये नीचे आया r माइनस l का होल स्क्वायर और ये आया r प्लस l का होल स्क्वायर। क्या कोई मुझे बता सकता है कि इसका फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ऑफ a माइनस बी होल स्क्वायर। सिंपल 4ab होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ऑफ a माइनस बी होल स्क्वायर। तो ये आएगा 4 इंटू आर इंटू एल, और नीचे देखो कितना आएगा, एक r माइनस एल और एक r प्लस एल कितना होता है, अगर मल्टीप्लाई करो तो r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर आता है, और इस केस में 2 है तो एक पावर आएगा। अब मैं 4rl को ब्रेक करके लिखूंगा, कैसे एक बार देखो। मैं इसको लिखूंगा k इंटू क्यू 2r इंटू 2l डिवाइडेड बाई r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ध्यान से देखा, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट था वो कितना था, ये डाइपोल मोमेंट था सिंपल p इक्वल टू q इंटू 2l। तो q इंटू 2l, ये q और ये 2l मिला के हो गया p, q इंटू 2l। तो यहाँ से आएगा k 2pr डिवाइडेड बाई r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये हो गया E नेट। ध्यान से देखो, ये k अपनी जगह बैठ गया, ये 2r भी अपनी जगह बैठ गया 2r, और ये 2lq को रिप्लेस करके मैंने p लिखा है, जो p हो रहा है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। मैं साइड में लिख रहा हूं यहाँ पर p इक्वल टू 2l इंटू q, जो होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। k अपनी जगह बैठ गया, 2r भी अपनी जगह बैठ गया, 2l और q को रिप्लेस करके मैंने p लिखा है, ठीक है। और डायरेक्शन क्या होगा इस केस में, E2 E1 से ज्यादा है, तो ऑब्वियसली नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी along the direction of E2. So net electric field will be along the axis, और ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में होगा। देखो डाइपोल मोमेंट कौन सा डायरेक्शन में, डाइपोल मोमेंट है इस डायरेक्शन में माइनस q टू प्लस q, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा along the axis वो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में ही होगा। सो along, मैं इसको लिख सकता हूँ along, इसको मान लो कुछ लिख दो OP लिख दो, क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो along OP। तो ये हुआ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और उसके साथ डायरेक्शन। अब मैं एक स्पेशल केस करता हूं, स्पेशल केस में क्या करता हूं, देखो ध्यान से, स्पेशल केस। अगर ये जो पॉइंट है P वो डाइपोल के सेंटर से बहुत दूर है, मतलब R ग्रेटर देन L, इस केस में ये हो जाएगा शॉर्ट डाइपोल। शॉर्ट डाइपोल के केस में हम लोग कुछ अप्रोक्सीमेशन करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, जस्ट डिनोमिनेटर से a स्क्वायर को नेगलेक्ट कर देंगे। तो E नेट कितना आएगा, E नेट आएगा k इंटू 2pr डिवाइड बाई, अगर a स्क्वायर नेगलेक्ट करो तो कितना होगा, अगर a स्क्वायर नेगलेक्ट करो तो r स्क्वायर टू द पावर ऑफ स्क्वायर, a स्क्वायर अगर नेगलेक्ट करोगे तो कितना आएगा, r स्क्वायर टू द पावर ऑफ स्क्वायर, तो ये बन गया r टू द पावर ऑफ 4। तो यहां से आ रहा है, देखो ध्यान से, 2kp, 8 से r टू द पावर 4 कैंसिल, r क्यूब, तो 2kp बाई r क्यूब E नेट, और डायरेक्शन तो सेम ही है along OP, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन में। ये फॉर्मूला तभी अप्लाई होगा जब शॉर्ट डाइपोल होगा, मतलब ये जो पॉइंट है वो डाइपोल के सेंटर से बहुत दूर है। बहुत ही सिंपल था, मैंने पहले इस चार्ज के लिए P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन लिखा,
ये हुआ डायरेक्शन, ये हुआ मैग्नीट्यूड, और क्यू चार्ज की वजह से पी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन लिखा, मैग्नीट्यूड हुआ ये, डायरेक्शन हुआ ये, प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड दूर की तरफ और माइनस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अपनी तरफ। ठीक है, तो ध्यान से देख सकते हो कि इन दोनों एक्सप्रेशन में इसका डिनोमिनेटर छोटा है तो E2 E1 से ज्यादा होगा ऑब्वियसली। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पाने के लिए मुझे E2 माइनस E1 करना पड़ेगा, और ये तो सिंपल अलजेब्रिक कैलकुलेशन था। ठीक है, ये तो सिर्फ अलजेब्रिक कैलकुलेशन था। तो P पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो होगा K into 2pr डिवाइड बाय r square minus a square to the power of square along OP। डायरेक्शन कौन सा होगा? E2 is greater than E1, तो ऑब्वियसली नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो E2 के डायरेक्शन में होगा, और ये डायरेक्शन है डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, क्योंकि डाइपोल में होता है माइनस Q2 प्लस Q, और ये अप्रोक्सीमेशन मैंने किया इन केस ऑफ शॉर्ट डाइपोल जब R ग्रेटर देन A है। ठीक है, तो आप एक बार देख लीजिए, मैं इस रिजल्ट को फिर से एनालाइज करूंगा। ठीक है, एक बार देख लो इस केस का, मैं थोड़ा और एनालाइज करूंगा। अब मैंने इसी फॉर्मूला का थोड़ा इलोंगेशन किया है। तो P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या है जब R ग्रेटर देन A है शॉर्ट डाइपोल के लिए, 2kp by r cube along OP। ये E एक्सियल मैंने लिख दिया क्योंकि ये पॉइंट P डाइपोल के एक्सिस के ऊपर है। ठीक है, अब ध्यान से सोचो कि पॉइंट चार्ज और डाइपोल में बेसिक डिफरेंस क्या है। देखो, पॉइंट चार्ज Q की वजह से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन कितना होता था? kq by r square। लेकिन इस डाइपोल की वजह से एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट है तो वो पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेरिएशन है डिस्टेंस के साथ वो 1 by r square नहीं हो रहा है, वो हो रहा है 1 by r cube, एंड दैट इज द डिफरेंस। पॉइंट चार्ज की वजह से कोई एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 1 जो होगा वो होगा E प्रोपोर्शनल टू 1 by r square, लेकिन डाइपोल के केस में, एक्सियल पॉइंट के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है वेरिएशन 1 by r cube। ओके, 1 by r square नहीं है। अब इस इक्वेशन में मैं अगर इंफिनिटी पुट करता हूं, मतलब मान लो कि ये पॉइंट बहुत दूर है डाइपोल के सेंटर से, तो 1 by इंफिनिटी कितना आएगा? 0। और अगर ये पॉइंट बहुत ही पास होता है तो r टेंड्स टू जब 0 तो 1 by 0 इंफिनिटी आएगा। ठीक है, यही थोड़ा बहुत इलोंगेशन था। तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट मतलब वो पॉइंट डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर लाई करेगा। तो ये हुआ डाइपोल, O is their midpoint and 2L is separation। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर हमें इस डाइपोल के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और ये जो पॉइंट है वो इस डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर लाई कर रहा है। ये लाइन होगा इस डाइपोल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ये हुआ L, ये हुआ L। इस पॉइंट पर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो सेम प्रोसीड्यूर, जस्ट हमें इन दोनों चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और उसके साथ डायरेक्शन चेक करना होगा। तो मैं इस पॉइंट चार्ज को नंबर 1 दे रहा हूं और इस पॉइंट चार्ज को नंबर 2 दे रहा हूं। तो इस पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा? अच्छा, ये L है, ये भी L है, तो मैं इस लाइन को ज्वाइन कर रहा हूं। ये कितना होगा? ये R है, ये L है, तो ये आएगा √r² प्लस a स्क्वायर। तो माइनस Q चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा? वो होगा E1 इक्वल टू K इंटू Q डिवाइडेड बाय r² प्लस l स्क्वायर। सिंपल, इसका होल स्क्वायर होगा। और डायरेक्शन क्या होगा? क्योंकि ये माइनस चार्ज है तो इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड होगा टुवर्ड्स द चार्ज। ओके, तो ये हुआ E1। ठीक है, अब प्लस Q चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा? फिर से इसको जोड़ दो, और ये भी होगा कुछ r² प्लस l स्क्वायर, क्योंकि ये r ये l पाइथागोरस थ्योरम। तो सिमिलरली E1 और E2 का मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा, क्योंकि ये भी Q है, ये भी Q है, और डिस्टेंस भी सेम है, लेकिन डायरेक्शन अलग होगा। क्योंकि ये प्लस चार्ज है तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस डायरेक्शन में, इस चार्ज से दूर की तरफ। ठीक है, माइनस Q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके तरफ, और प्लस Q चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा
इससे दूर की तरफ, ठीक है। अब हम लोग नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालें, ध्यान से देखो, ये जो ट्रायंगल बना, ये पूरा ट्रायंगल, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, मतलब इस ट्रायंगल का दोनों साइड सेम है। दोनों साइड अगर सेम है तो दोनों एंगल भी सेम है। इस साइड के ऑपोजिट वाला एंगल ये, और इस साइड के ऑपोजिट वाला एंगल ये दोनों सेम होगा। आइसोसेलेस ट्रायंगल का अगर दो साइड सेम होता है तो उन दोनों ऑपोजिट साइड के ऑपोजिट एंगल भी सेम होता है। ये ट्रिगोनोमेट्री एक प्रॉपर्टी है, ये ट्रिगोनोमेट्री की प्रॉपर्टी है, ठीक है। फिर मैं काम करता हूं, फिर मैं इस डायरेक्शन में एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करता हूं, ठीक है। ध्यान से देखो, इस डायरेक्शन में मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया। अब देखो, ये एंगल इसके साथ इक्वल होगा, मतलब ये एंगल इसके साथ इक्वल होगा, ठीक है। ये थीटा होगा, क्योंकि ये दोनों ऑल्टर्नेट एंगल है, और ये एंगल भी सेम होगा, क्योंकि ये एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या है, सिमिलर एंगल। ये एंगल थीटा और ये वाला एंगल ऑल्टर्नेट एंगल है, ये एंगल थीटा और ये एंगल थीटा सिमिलर एंगल है। अब मैं क्या करूंगा, सिंपली E1 और E2 को रिजॉल्व करूंगा। तो E1 का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट हुआ E1 cos थीटा, और E1 का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट बना E1 sin थीटा। फिर मैं E2 को रिजॉल्व करूंगा, E2 का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट हुआ E2 cos थीटा, और E2 का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट बना E2 sin थीटा। मैंने क्या किया, E1 को रिजॉल्व किया और E2 को रिजॉल्व किया। E1 का एक कंपोनेंट आया इधर E1 cos थीटा, E1 sin थीटा, और E2 का एक कंपोनेंट आया E2 cos थीटा, E2 sin थीटा। अब ध्यान से देखो, E1 और E2 तो सेम ही है। इन दोनों पॉइंट चार्ट्स की वजह से इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो तो सेम ही है, जस्ट डायरेक्शन अलग है। तो ये दोनों कंपोनेंट कैंसिल हुआ, E1 sin थीटा, E2 sin थीटा। बहुत मजेदार है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में आ रहा है, इस डायरेक्शन में आ रहा है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एट द पॉइंट P, दैट इज E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। तो E1 E2 सेम है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ट्वाइस ऑफ E1 cos थीटा। अब E1 क्या है, E1 है K Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। cos थीटा कितना आएगा, ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो cos थीटा कितना आएगा, cos थीटा इज सिंपल बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है, ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस, सो सिंपल m, और हाइपोटेन्यूज मतलब ये, तो ये होगा कुछ R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। तो ये वाला L डिवाइडेड बाय R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, ध्यान से देखो, 2QL ये क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है। तो इस केस में K इंटू P, और R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, इसका पावर कितना है 1 और इसका पावर है हाफ। तो मैं अगर 1 और हाफ को ऐड करता हूं तो ये बन जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो E पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ये, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन होगा, देखो ध्यान से, डाइपोल मोमेंट है -q टू +q, इस डायरेक्शन में है डाइपोल मोमेंट, ठीक है। और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन आ रहा है डाइपोल मोमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो अगर कोई परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर पॉइंट लाई कर रहा है तो उस पॉइंट पे इन दोनों पॉइंट चार्ट्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा डाइपोल के ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो इसको मैं लिख सकता हूं, इसको मैं कुछ नाम दे दूं, ये R हो गया, ये R, ठीक है, ये R पॉइंट दे दो, ये R पॉइंट, सो अलोंग PR, ठीक है। तो ये होगा डाइपोल के वजह से इक्वेटोरियल पॉइंट, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर अगर कोई पॉइंट लाई कर रहा है उस पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अब हम लोग स्पेशल केस करेंगे। तो स्पेशल केस क्या होगा, इन केस ऑफ शॉर्ट डाइपोल, शॉर्ट डाइपोल में हम लोग क्या अप्रोक्सीमेशन करते हैं, जो डिस्टेंस है वो L से बहुत ज्यादा होगा। तो EP कितना होगा, EP KP तो होगा K इंटू P, और ये A स्क्वायर को मैं नेग्लेक्ट करूंगा तो
तो r² टू द पावर ऑफ 3/2, मैं स्टेप नहीं जाम कर रहा हूँ, ये स्टेप मैं लिख रहा हूँ। तो EP कितना आएगा, ये आएगा K इंटू P, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, ये आएगा KP/R³ along PR, डायरेक्शन तो सेम ही रहेगा, ठीक है। ये दो एक्सप्रेशन जो मैंने बॉक्स किया है, जो फॉर्मूला मैं बॉक्स करते चल रहा हूँ, उन फॉर्मूला क्लास 12 जेईई मेंस नीट हर एक सेक्शन में उन सब फॉर्मूला का इंपॉर्टेंस है। जो एक्सीएल के केस मैंने किया, दो फॉर्मूला, एक हुआ था मेन फॉर्मूला और एक हुआ था शॉर्ट डाइपोल के लिए। फिर से इक्विटोरियल पॉइंट में ये है मेन फॉर्मूला और ये है अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला फॉर शॉर्ट डाइपोल। ये चारों फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना ही होगा, ठीक है। फॉर क्लास 12 के लिए ये रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। नीट के लिए फॉर्मूला सब याद रखना होगा, जेईई मेंस के लिए भी कंसेप्ट और इसके साथ फॉर्मूला भी याद रखना होगा। अगर मैं इसी को थोड़ा और इलॉन्गेट करता हूं तो ध्यान से देखो क्या होगा। इस केस में अगर मैं r टेंड्स टू 0 करता हूं तो P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन मैग्नीट्यूड होगा वो होगा इंफिनिटी, ठीक है। 1/0 कितना आता है, इंफिनिटी। और अगर मैं r टेंड्स टू इंफिनिटी करता हूं तो EP कितना आएगा, मतलब पॉइंट बहुत दूर है तो EP टेंड्स टू 0 आएगा। अगर पॉइंट बहुत पास है तो EP टेंड्स टू इंफिनिटी। जब पॉइंट बहुत दूर चला गया, जब पॉइंट बहुत पास है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो इंफिनिटी, बहुत हाई। जब पॉइंट बहुत दूर चला गया तब इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा वो होगा ऑलमोस्ट 0, ठीक है। तो इस केस में मैं इन सब फॉर्मूला को यूज कर रहा हूं, ठीक है। तो एक बार ध्यान से देख लो, क्लास 12 के लिए ये दो डेरिवेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चारों बॉक्स किया है मैंने फॉर्मूला, लास्ट केस में 2 बॉक्स था और इस केस में भी 2 बॉक्स मैंने किया। इन सभी फॉर्मूला को आप लोग को याद रखना होगा फॉर क्लास 12 जेईई मेंस नीट। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। आप लोग एक बार देख लीजिए। तो आप लोग के लिए मैं एक समर डिस्कशन लेके आया हूँ ताकि कोई भी स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो। आप लोग एक बार ध्यान से देख लीजिए। पहला केस था ये, डाइपोल के एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है ये P पॉइंट, ये है 2L, ये है R। डाइपोल के मिड पॉइंट से ये जो पॉइंट है R डिस्टेंस पर, तो इस डाइपोल की वजह से P पॉइंट पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसका डायरेक्शन होगा इस डायरेक्शन में आएगा OP और मैग्नीट्यूड होगा ये। और E नेट जो P पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है उसका डायरेक्शन और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन सेम ही है, ठीक है। जब शॉर्ट डाइपोल होगा उस केस में E नेट मतलब E एक्सियल हम लोग लिख सकते हैं, ए स्क्वायर को नेग्लेक्ट करके 2kp/r³ डायरेक्शन तो वही होगा, ठीक है। ये था डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, ये है 2L, ये है R। P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा ये। और डायरेक्शन क्या होगा, डाइपोल मोमेंट को ऑपोजिट डायरेक्शन में। डाइपोल मोमेंट कौन सा डायरेक्शन में है, -q टू +q। डाइपोल मोमेंट है इस डायरेक्शन में, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा डाइपोल मोमेंट का ऑपोजिट डायरेक्शन में। इस केस में डाइपोल मोमेंट के सेम डायरेक्शन में था नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस केस में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। और अगर हम लोग शॉर्ट डाइपोल के अप्रोक्सीमेशन में चलते हैं तो a स्क्वायर नेग्लेक्ट करके ये आएगा P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, जो हम लोग लिख रहे हैं E इक्वेटोरियल पॉइंट। अब ध्यान से देखो, अब जब शॉर्ट डाइपोल का केस ले रहे हैं तो एक एक्सियल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इक्वेटोरियल का 2 टाइम्स है। देखो यहाँ पर 2kp/r³ और ये kp/r³। तो मैं E एक्सियल और डिवाइड बाय E इक्वेटोरियल करता हूं तो ये आएगा सिंपल 2, ठीक है। तो शॉर्ट डाइपोल के केस में एक्सियल पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक है। आप लोग एक बार देख लीजिए, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू डाइपोल एट एनी पॉइंट, ठीक है। वो एक रैंडम पॉइंट होगा, ठीक है। वो एक्सियल पॉइंट भी नहीं होगा और वो इक्वेटोरियल पॉइंट भी नहीं होगा, वो एक रैंडम पॉइंट होगा। और फिर रैंडम पॉइंट से हम लोग फिर से ये दोनों को कैसे जनरलाइज करते हैं वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू डाइपोल एट रैंडम पॉइंट। तो ये है डाइपोल, इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन हुआ है वो है 2L का सेपरेशन। और इस केस में जो पॉइंट है वो r डिस्टेंस पर है, लेकिन ये पॉइंट डाइपोल के सेंटर से थीटा एंगल बना है, तो ये एक आर्बिट्ररी पॉइंट बन गया। अब ये एक्सियल पॉइंट भी नहीं है, इक्वेटोरियल पॉइंट भी नहीं है, ये पॉइंट डाइपोल के सेंटर से थीटा एंगल पे है, r डिस्टेंस पर है। ये पॉइंट पर अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालना होगा। तो कैसे कर सकते हैं,
मैं देखो क्या करता हूँ, मैं डाइपोल मोमेंट का कंपोनेंट लेता हूँ। तो P का एक कंपोनेंट मैं लूंगा इधर और एक कंपोनेंट लूंगा मैं इधर। P इस डायरेक्शन में P का कंपोनेंट बना कितना, ये बन गया P ऑफ cos थीटा, ये बन गया P ऑफ cos थीटा, और एक ये बना P cos थीटा के परपेंडिकुलर जो होगा P ऑफ sin थीटा। डाइपोल मोमेंट का दो कंपोनेंट बना, एक बना P cos थीटा और दूसरा बना P ऑफ sin थीटा। अब मैं जस्ट ये P cos थीटा और P sin थीटा को एक अलग-अलग डाइपोल पकड़ लो जिनका डाइपोल मोमेंट है P cos थीटा P sin थीटा। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो, बहुत ही सिंपल है। ध्यान से देखो, अब ये एक डाइपोल बन गया जिसका डाइपोल मोमेंट है P cos थीटा, अब ये एक डाइपोल बन गया जिसका डाइपोल मोमेंट है P sin थीटा। अब ध्यान से सुनो, मेरे वर्ड्स पर फोकस करो। ये एक डाइपोल के लिए ये जो पॉइंट है वो क्या है, एक्सियल या इक्वेटोरियल पॉइंट। ध्यान से देखो, अगर ये एक डाइपोल है, इस डाइपोल के ये जो पॉइंट है वो एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, ठीक है। तो ये डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो मैं इसको क्या नाम दूं, इसको मैं कुछ एक्सियल नाम दे दूं, ठीक है। ये डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि ये डाइपोल के लिए एक पॉइंट एक्सिस पॉइंट है, ठीक है। तो ये डाइपोल के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में। तो ये होगा कुछ ई एक्सियल, ठीक है। ई एक्सियल मैंने इसको नाम दे दिया, ठीक है। अब ये डाइपोल के वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ई ए। एक्सप्रेशन क्या था, जब r ग्रेटर देन l था, एक्सिस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या था, ई एक्सियल पॉइंट पर क्या था, ट्वाइस के पी डिवाइडेड बाय आर क्यूब, शॉर्ट डाइपोल के केस में। और जब पॉइंट डाइपोल के एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा था, तो इस केस में p cos थीटा बना डाइपोल मोमेंट और डिस्टेंस तो सेम ही है, तो जस्ट ये बन जाएगा ट्वाइस के p ऑफ cos थीटा बाय आर क्यूब, ठीक है। और इस डाइपोल के लिए ध्यान से देखो, ये पॉइंट होगा कुछ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जैसा। ये डाइपोल का डाइपोल मोमेंट है p sin थीटा, और ये डाइपोल के लिए ये पॉइंट बन गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये भी मैं हमने डिस्कस किया, जब r ग्रेटर देन l है तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, kp बाय r क्यूब। तो ये डाइपोल के लिए ये बना इक्वेटोरियल पॉइंट, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, मैं पहले लिख लेता हूं, ठीक है। तो ये बना कुछ इक्वेटोरियल, ये बना के p की जगह बैठेगा p sin थीटा, तो ये आया p ऑफ sin थीटा डिवाइड बाय r क्यूब। अब ध्यान से सोचो तो, इस डाइपोल के लिए इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब p पॉइंट पर, ये डाइपोल के लिए p पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो कौन से डायरेक्शन में होगा। ध्यान से सुनो, जब हमने डिस्कस किया था -q टू +q, जो इक्वेटोरियल पॉइंट था, इक्वेटोरियल पॉइंट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन था वो डाइपोल मोमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में था। अगर डाइपोल मोमेंट है इस डायरेक्शन में तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये डाइपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इस डायरेक्शन में, ई मैंने लिख दिया ये इक्वेटोरियल, जस्ट इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में बनेगा। अब हमें क्या करना होगा, इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, टोटल 90, थीटा इज 90 डिग्री। तो हमें ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम करना पड़ेगा। ई नेट कितना होगा, ई नेट होगा ई एक्सियल का स्क्वायर प्लस ई इक्वेटोरियल का स्क्वायर। तो ये बन गया कितना, 4 के स्क्वायर पी स्क्वायर, 4 के स्क्वायर पी स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय r टू द पावर 6 प्लस ये बना p स्क्वायर k स्क्वायर p स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, और ये बना r टू द पावर 6। अच्छा, मैं ऐसे क्या क्या कॉमन ले सकता हूँ, k स्क्वायर p स्क्वायर कॉमन ले सकता हूँ और r टू द पावर 6, तो k स्क्वायर बाहर आ गया, p भी बाहर आ गया, r टू द पावर 6 भी बाहर आ गया, क्यूब हुआ। तो इस केस में बना 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस ऑफ sin स्क्वायर थीटा। अब मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे लिखता हूँ kp बाई r क्यूब, और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ cos स्क्वायर थीटा
3 cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट मैग्नीट्यूड क्या होगा वो मैं साइड में लिख रहा हूँ। ई नेट कितना होगा, के पी बाई आर क्यू, यहां से आ रहा है 3 cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है 1। तो ये हुआ पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन मान लो कि कुछ इस डायरेक्शन में है। ठीक है, ई नेट, ठीक है, ई नेट। ठीक है, अब मुझे ये डायरेक्शन निकालना है। ये एंगल मान लो कुछ अल्फा है। ठीक है, अब अल्फा के लिए मुझे बोर्ड थोड़ा इरेज करना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है, तो आप लोग एक बार देख लीजिए। ठीक है, तो मैं अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालूंगा। तो इसको मैं एक पैरेललोग्राम जैसे बना रहा हूं। तो ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अब ये एंगल अल्फा कितना है वो मुझे निकालना है। ठीक है, मैग्नीट्यूड तो निकल के आ गया। tan अल्फा कितना होगा, tan अल्फा सिंपल परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है, इक्वेटोरियल, और बेस क्या है, ई एक्सिस। तो ई ऑफ इक्वेटोरियल बाय ई ऑफ एक्सिस, तो tan अल्फा आएगा। अच्छा, तो tan अल्फा कितना आएगा, इक्वेटोरियल कितना है, इक्वेटोरियल कितना है, kp sin थीटा बाय r क्यूब, kp sin थीटा बाय r क्यूब। और ई एक्सियल क्या है, 2kp cos थीटा, 2kp cos थीटा बाय r क्यूब। ध्यान से देखो, r क्यूब कैंसिल, k कैंसिल, p कैंसिल, जो बचा tan अल्फा, ये एक हाफ नीचे आएगा, हाफ आएगा, और sin थीटा बाय cos थीटा कितना आएगा, tan थीटा आएगा। ठीक है, तो ये हुआ फॉर्मूला नेट। ठीक है, अगर मैं एक और ठीक तरीके से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड लिखना चाहता हूं तो क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज, अब देखो हॉरिजॉन्टल से मैंने थीटा एंगल गया तो ये पी पॉइंट आया। ठीक है, पी पॉइंट से मैं फिर से अल्फा एंगल चला तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आ रहा है। हॉरिजॉन्टल से मैं थीटा एंगल चला तो पी पॉइंट आया, पी पॉइंट से मैं फिर से अल्फा एंगल चल रहा हूं एंटी क्लॉकवाइज, तो पूरा एंगल कितना बना, हॉरिजॉन्टल से थीटा प्लस अल्फा, तो थीटा प्लस अल्फा फ्रॉम, अब ये डायरेक्शन था डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, तो थीटा प्लस अल्फा चलने से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आ रहा है। तो डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज थीटा प्लस अल्फा फ्रॉम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो डाइपोल मोमेंट से थीटा प्लस अल्फा एंगल चलने से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आ रहा है। ठीक है, मैंने क्या किया एक बार शॉर्ट में डिस्कस कर देता हूं। ये था डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में, पी पॉइंट जो है वो डाइपोल मोमेंट के साथ थीटा एंगल बना रहा था। इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना था। ये था आर्बिट्ररी पॉइंट। तो मैंने पी का दो कंपोनेंट लिया, ये एक बना पी cos थीटा और दूसरा बना पी sin थीटा। ये एक डाइपोल बना जिसका डाइपोल मोमेंट हुआ पी cos थीटा, और इस डाइपोल के लिए पी पॉइंट क्या है, एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, 2kp/r3। इस केस में डाइपोल मोमेंट है p cos थीटा, और ये डाइपोल के लिए पी पॉइंट बना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जैसा। तो अगर कोई पॉइंट डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर लाई करता है तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होता था, kp/r3। तो इस डाइपोल की वजह से पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा kp sin θ/r3, क्योंकि इस डाइपोल का डाइपोल मोमेंट है p sin थीटा। अब तो वेक्टर एडिशन करना पड़ेगा, twice ab cos 90 0 होता है। तो ये आया अल्टीमेट पी पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। तो मैं मान लिया कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा अल्फा एंगल बन रहा है, तो tan अल्फा इज परपेंडिकुलर, जो है इक्वेटोरियल, ई इक्वेटोरियल डिवाइड बाय ई एक्सियल। ठीक है, ये है एक्सियल। ठीक है, तो ये अल्टीमेट सॉल्व करने के बाद आया tan अल्फा इक्वल टू हाफ tan थीटा, और जो रिजल्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बना वो डाइपोल मोमेंट के साथ टोटल थीटा प्लस अल्फा एंगल बन रहा है। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज थीटा प्लस अल्फा फ्रॉम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये ध्यान में रखना, सिर्फ अल्फा नहीं है, अल्फा तो है पी पॉइंट के रिस्पेक्ट में,
लेकिन डाइपोल मोमेंट से टोटल थीटा प्लस अल्फा अगर एंगल चले हम एंटी क्लॉकवाइज तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आएगा। ठीक है, अब मैं ये दोनों रिजल्ट को जनरलाइज करूंगा। ठीक है, कैसे हम लोग एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट में फिर से वापस चलते हैं। ठीक है, मैं अब दो स्पेशल केस लूंगा। ठीक है, स्पेशल केस। तो पहले मैं क्या लूंगा, पहले मैं एंगल लूंगा 0 डिग्री, मतलब ये जो पॉइंट है वो डाइपोल के एक्सिस के ऊपर ही है। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा, Kp बाई आर क्यूब, ये आया 3 प्लस 1, क्योंकि cos 0 तो 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 3 प्लस 1। ठीक है, तो 3 प्लस 1 कितना आएगा 4, 4 अगर रूट से बाहर आता है तो कितना बनेगा ट्वाइस Kp बाई आर क्यूब। एक्सप्रेशन कुछ दिखा दिखा सा लग रहा है, याद आ रहा है? हाँ, यही तो हमने पहला जो डेरिवेशन किया वो यही था डाइपोल के एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इन केस ऑफ शॉर्ट डाइपोल। ध्यान से देखो, अगर ये पॉइंट ये जो एंगल थीटा है अगर ये 0 होता है तो सिंपली ये पॉइंट इधर आ जाएगा डाइपोल के एक्सिस के ऊपर। अगर ये एंगल 0 होता है तो ये पॉइंट सिंपल इधर आ जाएगा और ये बन जाएगा एक्सियल पॉइंट, और एक्सियल पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होता है 2 kp बाई आर क्यूब। ठीक है, और एंगल कितना होगा देखो ध्यान से, tan अल्फा इक्वल टू हाफ ऑफ tan 0 डिग्री, क्योंकि इसके 0 तो tan अल्फा, tan 0 इज 0, सो अल्फा इक्वल टू 0। यही तो हमने डिस्कस किया था कि, अच्छा इसको मैं थोड़ा साइड में ले लेता हूं, कि माइनस क्यू टू प्लस क्यू, ये कुछ पॉइंट था r और डाइपोल मोमेंट था इस डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन था नेट वो भी इसी डायरेक्शन में था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट के बीच में एंगल कितना था, सिंपल 0 डिग्री। मतलब ये हॉरिजॉन्टल के साथ कितना एंगल बन रहा था नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, सिंपल 0 डिग्री। तो डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 डिग्री इन केस ऑफ दिस, सिंपल एज दैट। क्लियर? तो नंबर 2, मान लो कि थीटा इक्वल टू 90 होगा तो कितना होगा तो ई नेट कितना होगा, ई नेट कितना होगा, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा क्योंकि cos 90 0 होता है, तो 0 प्लस 1 1, सो सिंपल Kp बाई आर क्यूब। ये एक्सप्रेशन भी कुछ याद आ रहा है? हाँ, यही था, अगर डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर कोई पॉइंट हो तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ये था माइनस क्यू प्लस क्यू, ये पॉइंट था r। ये एंगल कितना बना देखो, ये था डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, ये था डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। ठीक है, अच्छा इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूं। ठीक है, माइनस क्यू प्लस क्यू, ये था डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर कोई पॉइंट, और ये था डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। ठीक है, अब ये एंगल कितना बना, ये एंगल 90, सो थीटा इज 90, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन था वो था ये ई नेट इक्वल टू कितना बना था Kp बाई आर क्यूब। तो अगर थीटा इक्वल 90 होता है तो ये पॉइंट सिंपल इधर आ जाएगा और वो बन जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर कोई एक पॉइंट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, थीटा इक्वल टू 90, थीटा इक्वल टू 90 मतलब जो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बन रहा है 90। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, ध्यान से देखो, तो tan अल्फा इक्वल टू हाफ ऑफ tan थीटा, तो थीटा इक्वल टू 90, तो tan अल्फा इक्वल टू हाफ ऑफ tan 90, tan 90 मतलब इंफिनिटी, तो tan अल्फा इक्वल टू इंफिनिटी, अल्फा कितना बनेगा पाई बाई 2। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये तो हुआ पाई बाई 2, फिर से पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 कितना आएगा देखो, थीटा प्लस अल्फा कितना बन रहा है पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2, तो ये होगा पाई। तो इस केस में डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ टोटल पाई एंगल बन रहा था 180। कैसे, ध्यान से सुनो, डाइपोल मोमेंट था इस डायरेक्शन में, मैं 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चला, फिर से मैं 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चला, तो टोटल कितना बना पाई। तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट के साथ टोटल 180 डिग्री एंगल बना रहा था।
ठीक है, ये तो हुआ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर, मतलब ये एंगल 90 है, ये एंगल थीटा कौन सा एंगल है, ये एंगल है। अगर ये एंगल 0 हो जाता है तो ये पूरा हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। अगर ये पॉइंट, अगर ये एंगल 0 होता है तो ये पॉइंट हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। अगर ये एंगल 90 होता है तो ये पॉइंट वर्टिकल हो जाएगा। ये है 90, ये है 90 जो इस पॉइंट का लोकेशन बता रहा है हॉरिजॉन्टल से। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा थीटा प्लस अल्फा फ्रॉम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो ये है 90 और फिर ये है 90 चलो, फिर से 90 चलो, तो टोटल है 180 डिग्री। तो ये है डाइपोल मोमेंट और ये है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इन केस ऑफ इक्वेटोरियल पॉइंट। तो ठीक है, आप लोग एक बार देख लीजिए, ठीक है, ध्यान से एक बार पूरा डिस्कशन जो मैंने किया है, स्पेशल केस, ठीक है। एक था थीटा इक्वल 0 डिग्री और एक है थीटा इक्वल 90 डिग्री, सिंपल। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप लोग ये वीडियो को बहुत ध्यान से देख लीजिए, सारा फॉर्मूला को नोट कर लीजिए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डाइपोल के ऊपर बहुत सारा प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, कैसे हम लोग डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या है क्वाड्रापोल, जो नीट और जेईई मेंस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। आप लोग सारा फॉर्मूला नोट कर लेना। कब हम लोग डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं, कब हम डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट नहीं कर सकते, कौन केस में क्वाड्रापोल होगा, कौन केस में ऑक्टापोल होगा, ये सब कुछ मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ डिटेल्स में डिस्कस करूंगा विद लॉट्स ऑफ न्यूमेरिकल्स। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ऑल द बेस्ट।